प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, बड़ा फैसला आ गया है। साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई गई है। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने फैज हमीद को 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाते हुए ये कहा है कि एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल जब शुरू किया गया तो ये अमल 15 माह तक जारी रहा और आईएसपीआर के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ 4 इल्जामात पर कार्रवाई की गई। इन इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, रियासत की सलामती और मफादात के लिए नुकसानदेह, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और बाज अफराद को नाजायज नुकसान पहुंचाना शामिल है। वफाकी वजीर ममलिकत बराए दाखिला तराल चौधरी ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि आज फौज ने अमली तौर पर यह साबित किया है कि सबको एहतसाब का सामना करना पड़ता है। आज की सजा के बाद साकिब निसार हो या फिर बानी पीटीआई, सबको सजा मिलेगी। तलाल चौधरी कहते हैं कि इस फैसले के बाद हमारी अदलिया को भी चाहिए कि तेजी से इंसाफ के तकाजे पूरे करे। 9 मई के फैसले कब होंगे? क्या कयामत वाले दिन फैसले होंगे? ये सवाल उन्होंने उठाया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने फैज हमीद की सजा को एक तारीखी फैसला करार दिया। अता तारड़ कहते हैं कि फैज हमीद की सजा एक तारीखी फैसला और हक और सच की फतह है। पाक फौज का सिस्टम बहुत मजबूत है, कानूनी मैकेनिज्म बहुत मजबूत है। इस मामले पर एक लंबा अरसा शवाहिद पेश किए जाते रहे, गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाते रहे। फैज हमीद ने बतौर पीटीआई के सियासी मशीर मुल्क में साजिशें की हैं और आज का ये फैसला उसी हवाले का एक पस मंजर भी है। फैसल वाडा ने साबिक डीजी आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की सजा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि 9 मई के केसेस अभी बाकी हैं और जिस सियासी पार्टी ने ये सब किया है उसका फैसला दीवार पर लिखा नजर आ रहा है। फैसल वाडा कहते हैं कि मेरी ये बात भी ठीक साबित हो गई कि फैज हमीद को 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाई गई, फांसी की सजा नहीं हुई। ये सारी बातें वो पहले कह चुके थे। इस फैसले के हवाले से आगे क्या हो सकता है, क्या क्या ऑप्शन है फैज हमीद के पास और उसके बाद इम्पैक्ट क्या आएगा इस सिस्टम पर, इदारे पर या दूसरे लोगों पर जो इससे किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है, इसी पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फॉर यू ज्वाइनिंग माय शो। सर, सबसे पहले तो ये सजा हो गई, कहा भी ये जा रहा था कि जुमे से पहले तक सजा हो जाएगी, फैसला आ गया है। 14 साल कैदे बामुशक्कत की सजा है, फांसी तो नहीं हुई बहरहाल, लेकिन मिलिट्री कोर्ट से सजा होने के बाद क्या प्रोसेस होता है उस मुजरिम के पास जिसका ट्रायल चला होता है? पहले मुलजिम होता है, फिर उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अभी क्या कोई रास्ता बाकी है फैज हमीद के पास या नहीं? जी, रास्ता बिल्कुल बाकी है। ये कोई सजा हरफ आखिर नहीं है। उनके पास अपील में जा सकते हैं हाई कोर्ट में वो। अच्छा। और उसमें उनकी पूरी लीगल टीम उनके साथ होगी। वैसे फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के दौरान भी उनको अपने पूरे वकील की बल्कि वकला की सहूलत हासिल थी, सबको होती है। उन्होंने वहां पर भी उनका केस पूरे अपने उसके भरपूर तरीके से पेश किया। आगे भी वो अपील में जा सकते हैं और अगर वहां पर किसी स्टेज के ऊपर वो जो साबित उनके वकील जो करने में कामयाब होते हैं कि जो सजा ठीक नहीं है तो उस पर रिव्यू भी हो सकता है। तो ये तो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। सिर्फ फर्क इतना है कि ये सिविल कोर्ट में केस नहीं चला, ये फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल मिलिट्री कोर्ट में होता है। फौज का एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये एक्सटेंडिंग कोर्ट्स भी होती हैं, स्पेशल कोर्ट्स भी होती हैं और अब बहुत से फौजी अफसरान का, फौज से ताल्लुक रखने वाले दूसरे मुलाजमीन का पहले भी FGCMs होते रहे हैं, आज भी उसी सिलसिले का CFCM हुआ है। फर्क इतना है कि ये केस डिफरेंट नौयत का था, इसके कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट थे और इसी वाले से इस पे बहुत बातचीत भी हुई। लोगों ने बहुत इस पे अपनी राय भी दी, क्या शराइयाँ भी होती रही, चहमगोइयाँ भी होती रही, मुख्तलिफ किस्म की बातें होती रही। अपने भी नजरिए के मुताबिक लोग पेशीन गोइयाँ भी करते रहे। बहरहाल 15 मंथ्स के प्रोसेस के बाद आज ये कंक्लूड हुआ है, सजा अनाउंस हुई है। तो इसको उसी हवाले से, उसी तराजू में देखना चाहिए। सिर्फ कानून की दायरा कार में रहते हुए इसके ऊपर बातचीत भी होनी चाहिए, क्योंकि ये फौज के एक खुद साबी के अमल को ये जाहिर भी करता है, साबित भी करता है। और फौज का खुद एहतसाबी का अमल जो है वो एक मुस्तकिल फीचर है। वो कोई ये नहीं है कि किसी वक्त हुआ और किसी वक्त ना हुआ। और इससे पहले भी 3 स्टार जनरल्स और 2 स्टार जनरल्स के भी कोर्ट मार्शल्स हुए हैं। तो ऑल एंड ऑल मैं ये कहूँगा कि चले अच्छा हुआ, ये कंक्लूड हुआ और कम से कम जो बहुत सारे इस बारे में
लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, अपने अपने मफरूज़े थे, वो तो ख़त्म हुए और इस पे चंद दिन डेफिनेटली बातचीत भी होगी, मीडिया भी डिस्कस करेगा क्योंकि ज़ाहिर है वो साबिक DGI थे, एक बड़ी सेंसिटिव अपॉइंटमेंट पे थे, उनका मुख्तलिफ वालों से किरदार लीडिंग रहा है पिछली गवर्नमेंट के दौरान, तो उस तनाज़ुर में लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया भी इसको कवर कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सर कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करना और एक ऐसे क्रेडिबल इदारे के अंदर रहते हुए एक इतने बड़े ऑफिसर का इतने बड़ी डेजिग्नेशन के साथ जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करता है और उसके लिए डिग्निटी भी होती है, उसका नाम, उसका ओहदा, उसका मकाम, वो कन्विक्टेड हो जाए तो सर ओवरऑल अगर हम देखें तो मोराल पे कोई फर्क पड़ता है? इदारे के हवाले से जितनी ट्रेनिंग्स होती हैं, जितनी हम प्रोफेशनलिज्म की बातें करते हैं, क्या उसके अंदर भी एक सिस्टम मौजूद होता है कि आप उनकी स्कूलिंग करें, उनके थॉट प्रोसेस पर काम करें? बिकॉज यहाँ पर तो सवाल यह है कि जनरल साहब एक सियासी जमात के साथ एसोसिएटेड हो गए और उनके लिए काम करना शुरू हो गए मैदान अमल में आकर। जी, जहाँ तक मोराल का ताल्लुक है, इस तरह के मामलात में आजकल जितना मीडिया आज़ादाना तौर पर कवरेज करता है, लोगों में बहुत अवेयरनेस है, लोगों की एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, तो मोराल पे बाज़ का फर्क तब पड़ सकता है या पड़ता है जब लैक इंफॉर्मेशन हो, लोगों को किसी चीज़ का पता ना हो और वो ये अपने दिल में कोई मुख्तलिफ किस्म के जैसे वो कहते हैं कि अजम्पशंस बना के बैठे हो। आज मीडिया इतना आज़ाद है, चीज़ों का हर किसी को पता होता है और ये इतना हाई प्रोफाइल केस था, इस केस की बैकग्राउंड क्या थी, उनके ऊपर इल्ज़ामात क्या थे, उनका प्रोफाइल कैसा रहा, उनका माजी कैसा रहा, किस किस्म की उनकी एक्टिविटीज़ थी, ये पहले भी आती रही हैं, लोगों को बाय एंड लार्ज पता था, इल्ज़ामात के बारे में भी पता था, तो मैं नहीं समझता कि मोराल पे कोई इफेक्ट इतना इस पे पड़ने वाला है। ओके, अदरवाइज जैसे मैंने कहा कि FGCM फौज में होते रहते हैं, फौज एक प्रोफेशनल अदारा है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की फौज एक बड़ी मुश्किल तरीन और फैसला कुन जंग लड़ रही है दहशत गर्दी के खिलाफ। फौज को बहुत ज्यादा इस तरह के मामला में डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। एक इंडिविजुअल है, एक इंडिविजुअल का एक्ट था, नहीं करना चाहिए था, और जिस तरह के इल्जामात हैं अनफॉर्चुनेट है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए, बट अगर किसी ने किया है तो उसको उसकी सजा मिली है, उसमें विक्टिमाइजेशन का कोई अंदिया नहीं जाना चाहिए, तो मोराल के ऊपर कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। मोराल फौज का बिल्कुल ठीक है, बहुत सारी चीजें और होती हैं जो मोराल पे इफेक्ट डालती हैं, लेकिन पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह यूनिटी ऑफ कमांड के कॉन्सेप्ट के तहत काम करती है और पाकिस्तान की फौज के अफसर जो है ना वो फ्रंट से लीड करते हैं और इसी वजह से इस फौज ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया। तो अदारे के अंदर तो मोराल इतना कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, बल्कि मैं ये समझता हूँ पॉजिटिव ये हुआ कि कम से कम चले कंक्लूड हुआ, एक पहलू तो उसका कंक्लूड हुआ, अनसर्टेनिटी खत्म हुई, लोगों को पता लग गया, कौम को पता लग गया कि जुर्म क्या था और किस हद तक साबित हुआ और क्या उसको सजा हुई है। अब इससे आगे बढ़ना चाहिए, आगे चलना चाहिए और बाकी जो कुछ इसके पहलू हैं जैसे कि जो ISPR के कम्युनिके में था कि इससे लिंक कुछ और चीजें हैं या कुछ और वाकयात मामलात के हवाले से कुछ बातें हैं, उनके ऊपर भी तहकीकात हो रही है, वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन लोग बहुत सारे अजम्पशंस पे काम करते हैं, हम अपनी ख्वाहिशात के ऊपर जाते हैं, हमारी ख्वाहिश के मुताबिक काम हो गया तो गुड नॉवल ना हुआ तो फिर अंदरूनी खदशात भी होते हैं, जैसे कि हमने जिक्र किया, आपने जिक्र किया, चूंकि बहुत क्लोज उनका एक ताल्लुक रहा है PTI के साथ, उनके लोगों के अंदर कुछ यकीनन खदशात होंगे इसको लेके आगे, तो वो जो है जिसने जो किया है वो तो फिर उसको सजा मिलेगी, मिलनी भी चाहिए। और ये फैसला इस चीज की गमाजी है कि जो भी है जितना मर्जी किसी अहम ओहदे पर है, अपने आप को ताकतवर समझता है, कानून से बलातर कम से कम बिल्कुल नहीं है, अगर पहले था भी तो अब कम से कम बहरहाल नहीं है और हर किसी को उसका जवाब देना पड़ेगा, जो वो देना भी चाहिए। और ब्रिगेडियर साहब ये बात भी अब कितनी क्लियर हो गई, आया हो गई, वैसे तो हम देखते हैं कि ISPR की जानिब से बारहा इस बात की तरदीद भी की जाती है और क्लियरिफिकेशन भी दी जाती है अपनी डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, हमने खुद देखा है, डीजी साहब देते हैं कि आपका एक पॉलिटिकल अफिलिएशन नहीं होना चाहिए, फौज सियासत में नहीं है और फौज को ना ही ड्रैग किया जाए पॉलिटिक्स के अंदर। जब फैज हमीद साहब की तैनाती हुई 2019 में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की, उसके बाद हमने देखा कि फैज हमीद साहब को जो पूरी पॉपुलैरिटी मिली या जहां से उनका मामला शुरू हुआ वो फैजाबाद धरने के हवाले से उनका रोल था जो फ्रंट से सामने आया, जिसको डिस्कस किया गया। इसके अलावा कॉल्स करके थ्रेट करना लोगों को, वो सारी इसके अंदर मौजूद है ना, उनकी कन्विक्शन के अंदर चीजें। तो क्या सर इसकी कोई गुंजाइश होती है एक सर्टेन ओहदे पे रहते हुए कि कोई शख्स इंडिविजुअली
اپنے اس ادارے کے اپنے اس ڈیزگنیشن کا استعمال کرتے ہوئے یہ سب چیزیں کرے سر؟ ایک گنجائش تو بالکل نہیں ہوتی. دیکھیں جو بھی آپ کا عہدہ ہے, جو آپ کی ڈیزگنیشن ہے, آپ کی آفیشیل کیپیسٹی ہے, آپ کو ادارے کی طرف سے عہدہ دیا گیا ہے, اس کے ظاہر ہے بہت سارے مضمرات ہوتے ہیں, آپ کا تعلق, آپ کا کنیکشن اسٹیٹ لیول پہ بھی ہوتا ہے, جس طرح کا عہدہ ان کے پاس تھا. جی. ایک انتہائی اہم عہدہ, پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے دنیا اس کو مانتی ہے, اور وہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے, اس کا بہت کلیدی کردار ہے پاکستان کے اوورال سیکیورٹی پیراڈائم میں. تو اس کے جب اس عہدے پہ ہوتے ہیں تو بلکہ آپ کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, آپ کو تو زیادہ کانشیس ہونا چاہیے. اپنی ذات کے لیے تو آپ کوئی چیز استعمال کر ہی نہیں سکتے. بہت سارے چیکس اینڈ بیلنسز ہوتے ہیں, کیونکہ آپ امانت دار ہیں, آپ کے اندر وہ امانت دیانت کے طور پہ وہ عہدہ آپ کو دیا گیا, آپ ایک ایک چیز کے اکاؤنٹیبل ہیں, آپ کی پوری قوم کی نظریں آپ پہ ہیں. آپ کے چھوٹے سے ایکٹ کے ساتھ آپ کے ملک, آپ کے دائرے پہ لوگ انگلیاں اٹھا سکتے ہیں. آپ کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت ایک امانت ہے. آپ کا رویہ, آپ کا کردار, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کا تمام ایکٹیویٹیز ایک ریڈار کے تحت دیکھی جاتی ہیں, اور آپ لوگوں کو چیک کرتے ہیں, لوگوں کو آپ اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں, لوگوں کو مانیٹر کرتے ہیں. تو اگر آپ خود اس طرح کی کسی چیز میں اگر آپ ملوث پائے گئے ہیں یا آپ کی انوالومنٹ ہے, تو وہ تو ایک انتہائی نامناسب بات ہے, اس کی تو اجازت بالکل بھی نہیں دی جا سکتی, کیونکہ اس کے بہت فار ریچنگ افیکٹس ہوتے ہیں, اور ان فار ریچنگ افیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پورے کا پورا کیس چلایا گیا. بلکہ کچھ لوگ تو اس سے زیادہ سزا آپ سب جانتے ہیں اس کا اندازہ لگا رہے تھے, پیشین گوئیاں کر رہے تھے. وہ اسی لیے کر رہے تھے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ویزاوی جو الزامات ہیں وہ ڈیفینیٹلی کوئی اتنی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کے اوپر بیٹھ کے یا جس کو سوچ کے اب یہ کہہ سکیں کہ جی کوئی خاص بات نہیں ہے یا معمول کی بات ہے. یہ بالکل معمول کی بات نہیں تھی. صرف الزامات تو آپ جب بھی اس طرح کے الزامات کو دیکھتے ہیں تو اس کو ساتھ ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ لگے کس کے اوپر ہے, جس شخص پہ لگے ہے وہ کیا اپوائنٹمنٹ ہولڈ کر رہا تھا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ پاکستان کے کسی سولین پہ بھی لگ سکتا ہے, فوجی پہ بھی لگ سکتا ہے. بذات خود آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا لگنا کسی کے اوپر ایک بہت بڑا سنگین الزام ہے, اور اس کے تحت جو بھی کسی نے کیا سنگین جرم ہے. لیکن وہی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اگر اس طرح کے کسی اپوائنٹمنٹ ہولڈر کے اوپر لگے, اس رینک اور عہدے اور مرتبے کے کسی شخص پہ لگے, تو اس کی سنگینی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. تو اس سارے تناظر میں اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ مشاہدہ کرنا چاہیے کہ یہ سزا ملی ہے کس حد تک جسٹیفائڈ تھی, یا یہ اوور ڈوز ہے, یا ابھی بھی کچھ میں نرمی یا گنجائش یا مظاہرہ کیا گیا. بریگیڈیئر صاحب, ویسے تو فیض حمید پر بہت سے الزامات ہیں, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی مداخلت کے الزامات لگائے, خود میاں نواز شریف نے الزامات لگائے, فیض حمید پر سنگین نوعیت کے سارے الزامات تھے. لیکن یہ والا الزام یا پھر یہ والی خبر جو ذرائع کی جانب سے بھی آ رہی ہے, آپ بتائیے گا کہ کس حد تک درست ہے کہ فیض حمید چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعیناتی میں بھی رکاوٹ بن رہے تھے, اور اس کے اندر ان کو ایک آبجیکشن تھا, کنسرن تھا, وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ تعیناتی ہو؟ سر یہ جو باتیں ہیں اس میں سے کچھ تو انسائڈ چیزیں ہوتی ہیں, وہ یہاں پر ظاہر ہے فار ریزنز ڈسکس نہیں کی جا سکتی, لیکن جو یہ میڈیا کے اوپر بھی آ رہا ہے, پہلے بھی آتا رہا ہے. کچھ پرسنل انسان کے ریلیشنز ہوتے ہیں, کوئی پرسنل لائکنگس اینڈ ڈسلائکنگ ہوتی ہے, لیکن کچھ بعید نہیں ہے. کچھ بعید اس لیے نہیں ہے کہ جو باقی چیزیں بہت ساری تھیں, اور جس طرح کے اس کے بعد کے جو واقعات ہوئے 9 مئی میں بہت ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں. اس وقت وہ ڈیورنگ سروس بھی تھے, اور جب 9 مئی کے واقعات کو اب دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے 9 مئی کے واقعات میں جو چیزیں ہیں, جو الزامات ہیں, جو مختلف شخصیات کا اس میں کردار رہا ہے, اور ان شخصیات کا جو ان سے تعلق رہا ہے, اس حوالے سے بھی بہت ساری باتیں, بہت ساری سنگین قسم کے الزامات بھی سامنے آتے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت فار پرسنل ریزنز, چونکہ یار ان کا ایک ایمبیشن تھا, وہ ایمبیشن کسی بھی شخص میں ہو سکتا ہے. جب آپ کا ایک ایمبیشن ہو اور آپ اوور ایمبیشس کوئی شخصیت ہو, تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہم دیکھتے ہیں روزمرہ کی زندگی میں آپ کسی بھی حد کو عبور کر سکتے ہیں, آپ کسی بھی لمٹ تک جا سکتے ہیں. اس تناظر میں اگر کچھ ہوا ہو تو وہ کوئی اس کو یہ نہیں کہ خارج زمگان کرانے کی دیا جا سکتا, پاسبلٹی ہے,
और डेफिनेटली जब इस तरह की बात होती है तो इसी पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रख के की जाती है। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे इस अहम मौजू पर, और उनका यही कहना था कि मिलिट्री कोर्ट से सजा हुई है, उसके बाद उनके पास स्टिल रास्ता है, वो इसकी अपील कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब और भी कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही है इस सजा के बाद, जो एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हैं और उनके बानी खान साहब के हवाले से भी डिस्कस करते हैं। यहाँ पर ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।